Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. Okay, in a previous lecture we have started the first chapter of our business studies, that is nature and significance of management. So हमने अपनी previous class में कुछ topics करे थे जो हमने समझा था कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैनेजमेंट का नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, राइट। हमने ये डिस्कस करा था और हमने एक क्वेश्चन करा था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। सो आज हम उसको आगे चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ जाएंगे। एक स्टार्ट करते हैं हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या आता है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, वी हैव डिस्कस्ड। मैनेजमेंट इज अ साइंस या मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक है जी। अब नेचर, अब क्वेश्चन बनेगा आपके पेपर में, डिस्कस इन डिटेल द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। हम आज थोड़ा डिटेल में करेंगे कि अगर आर्ट है तो आर्ट कैसे है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन कैसे है, साइंस है और साइंस कैसे है। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधा पूछ सकता है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पहले लिखना है मैनेजमेंट इज एन आर्ट, पहले नंबर पे। फिर आर्ट के हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, कैसे आर्ट है। फिर मैनेजमेंट इज अ साइंस, फिर हम साइंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। फिर हम लिखेंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, अपना वर्डिक्ट देंगे। फिर हम साथ में फिर थर्ड बार लिखेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, राइट। सो पहले हम करते हैं मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सो आर्ट कैसे होता है, हमने थोड़ा सा ओवरव्यू करा था आर्ट कैसे है मैनेजमेंट। फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। थ्योरेटिकल नॉलेज एक आर्ट इस तरह का है कि मतलब मैनेजमेंट में जो भी होता है एक थ्योरीज बनी हुई हैं और वो थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। सो सेकंड है हमारा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन कैसे है जी? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है कि एक तो थ्योरीज बन गए, अब उस थ्योरीज को हमने कैसे अप्लाई करना है, अपने अकॉर्डिंगली अप्लाई करना है। सो वो हो गया पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर एक इंसान, हर एक मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली उस एप्लीकेशन, उस थ्योरीज को अप्लाई करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। हाँ जी, अब ये क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस कैसे बना? एक तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, हमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पता होंगे, फंक्शंस पता होंगे, थ्योरी है पूरा। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हम उसको अप्लाई करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो ये आर्ट है, ठीक है जी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी कैसे है? एक आर्ट जो होता है, हर आर्टिस्ट जो होता है वो अपना अकॉर्डिंगली उस चीजों को अप्लाई करता है और प्रैक्टिकली उस चीजों को अप्लाई करता है और प्रैक्टिस के साथ ही उसको इंप्रूव करता है। सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी इफेक्टिवली हमें इंप्लीमेंट करने के लिए उसकी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होना चाहिए मैनेजर में। सो इसलिए ये आर्ट है। अब नेक्स्ट उसने बोला है मैनेजमेंट, इसको डिटेल में उसने किया है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। In art, there is existence of theoretical knowledge. ठीक है जी। Similarly, in management, various theories are propounded by management thinkers. In various areas of management, like finance, marketing, human resources. हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट नेसेसरी है। सो मैनेजमेंट जो थ्योरेटिकल वेरियस थ्योरीज हैं वो हर एक डिपार्टमेंट में अप्लाई होंगी। अब सेकंड है एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज और हर पर्सनल स्किल्स एंड नॉलेज इन द डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द एंटरप्राइज। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर एक मैनेजर जो होता है उसकी एक पर्सनल नॉलेज के ऊपर मैनेजमेंट डिपेंड करता है। अब बेस्ड ऑन प्रैक्टिस कैसा? लाइक एन आर्ट
मैनेजमेंट इज क्रिएटिव एज इट प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, मेकिंग रिसोर्सेज प्रोडक्टिव एंड प्रॉफिटेबल। इसमें क्या है कि जो भी मैनेजमेंट है उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम क्रिएटिविटी के साथ कैसे सॉल्व करता है वो मैनेजर, राइट। सो इसलिए हम कह सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं, देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट। ठीक है जी, ये 3 पॉइंट्स लिख के उसको एक्सप्लेन करके 2-3 लाइंस साथ में लिखना है, अपनी वर्डिक्ट दे देनी है। कंक्लूजन, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। फिर हम पहुंचेंगे मैनेजमेंट इज अ साइंस। साइंस कैसा बनेगा मैनेजमेंट, इसलिए इसने बोला है, पहला पॉइंट है सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैनेजमेंट है ना वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, मीन टू से साइंस। साइंस क्या होती है, एक प्रिंसिपल्स, एक बेसिक हमारा जो हम कह सकते हैं कि एक बंदे को नॉलेजेबल नॉलेज जो होती है, साइंस है। साइंस में क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होती हैं, थियोरीज होती हैं, सो हर एक बंदे की नॉलेज के ऊपर डिपेंड है। सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब नेक्स्ट इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स तो आर्ट में आ गए ना, थ्योरेटिकल नॉलेज। प्रिंसिपल्स मतलब मीन टू से आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज है, पर जो साइंस में जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो किस पे बेस हैं, एक्सपेरिमेंटेशन। मीन टू से जब भी कोई साइंस में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, मीन टू से थियोरीज बना दी मतलब ऑथर्स ने और मेकर्स ने, उनको जब एक्सपेरिमेंट करके एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली उसको करेंगे तो हमारा वो साइंस बनेगा, राइट। जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वैसे ही मैनेजमेंट के टूल्स टेक्निक्स को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसको हम वर्डिक्ट देने से पहले। सो मैनेजमेंट इज अ साइंस। सो थर्ड वन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिडिटी मैंने पहले भी बोला था, मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। अगर यहाँ इंडिया में या किसी बाहर भी, या इवन दो अगर हम छोटे लेवल पे बात करें, हर एक टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट। सो हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है। लाइक साइंस, देयर इज अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज इन मैनेजमेंट कंसिस्टिंग ऑफ थियोरीज, प्रिंसिपल, वोकैबुलरी एंड कंसेप्ट्स। हमने डिस्कस कर लिया, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बहुत सारी थियोरीज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। अब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इवॉल्व आफ्टर कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। अब टुडे ये मैनेजमेंट भी ना एक फ्लेक्सिबल, हमने पहले किया था फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, याद होगा आपको। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक। डायनामिक मींस हम इसको फ्लेक्सिबल है ये मैनेजमेंट। मीन टू से अगर आज ये हमारी ये टूल्स और टेक्निक्स वर्क कर रहे हैं ना, इसका ये मतलब नहीं है आने वाले 10 साल बाद भी यही सेम पुराने टूल्स और टेक्निक्स वर्क करेंगे। आने वाली चीजों में अगर रिक्वायरमेंट्स बदलेंगी, सिनेरियोज बदलेंगे बिजनेस के, तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी हमें वैसे चेंज करना पड़ेगा ड्यू टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हम अलग अलग ऑब्जर्वेशंस और कंटिन्यूअस एक्सपेरिमेंटेशन करते करते इसको इंप्रूव भी करेंगे। दैट्स व्हाई इट इज अ साइंस। अब थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। लाइक साइंस, some of the principles of management have universal validity but they are not as exact principles of pure science। मतलब उसने बोला साइंस के जैसे ना, कुछ साइंस में भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो यूनिवर्सल वैलिड होते हैं, ठीक है, बट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टोटली नॉट प्योर साइंस। प्योरली वी कांट से दैट इज अ साइंस बिकॉज मैंने पहले भी बोला, जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंटली वर्क करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस में किसी चीज की रिक्वायरमेंट है तो तभी वो वहां पे वो अप्लाई होगा। अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पे इसको थोड़ा सा मोल्ड करके हम टेक्निक्स को अपनाएं तो ज्यादा बेनिफिट होगा, तो हम मोल्ड करेंगे, बट साइंस में ऐसा नहीं होता। सो इट इज अ साइंस बट इट इज नॉट अ प्योर साइंस। हर जगह वैलिड है बट सारे कॉन्सेप्ट्स वैलिड नहीं होते हर जगह। So that's why we can say that they are applied differently in different situations and produce different results every time। ठीक है जी। अब that's why
देयरफॉर हम कंक्लूजन में लिखेंगे मैनेजमेंट इज अ साइंस। हम फिर करेंगे नीचे लिखेंगे मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। हम पहले ये कंक्लूड कर दिया अलग से, मैनेजमेंट इज देयरफॉर मैनेजमेंट इज एन आर्ट, कंक्लूजन देयरफॉर मैनेजमेंट इज अ साइंस। फिर हम नीचे मेन हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट एज बोथ साइंस एंड आर्ट। उसको 3-4 लाइन में एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे चीजों को ना जो हमने ऊपर एक्सप्लेन करा इसको 3-4 लाइन में लिख के फिर हम करेंगे देयरफॉर वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। एक्सप्लेन कैसे करेंगे, हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके लिख देंगे। It is a science because it uses certain principles and is an art because it requires continuous practice। ये principles की बात लिख देंगे और यहाँ practice की बात लिख देंगे and application of personal skills that's creativity। So इसलिए हम लिख देंगे however management is an art and science are not mutually exclusive but complement each other। ठीक है जी, हम therefore हम 3-4 लाइन लिख के हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हम मेन हेडिंग डालेंगे मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अगर हमें क्वेश्चन में आया डिस्क्राइब मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट, या प्रूव दैट मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट, तो हमारा ये दो चीजें ही लिख के नीचे जैसे लिखा वैसे कर देंगे। अगर उसने बोला नेचर ऑफ मैनेजमेंट 3 है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट, मतलब फर्स्ट सेकंड ये थर्ड में लिख देंगे और ये फोर्थ हमारा बन जाएगा मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। प्रोफेशन कैसे है, सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सेम पॉइंट पहला। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कैसे कि हर एक बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता, हर एक की क्वालिफिकेशन के बेस पे उसको मैनेजर बनाया जाएगा। सो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, हम इलिटरेट पर्सन को मैनेजमेंट करने के लिए नहीं ला सकते, उसकी क्वालिफिकेशन ही शुड बी एमबीए, ही शुड बी हैव एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई इट इज अ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है, ऑल प्रोफेशनल्स आर बाउंड टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन which regulates entry, grants certificate of practice and enforces a code of conduct। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल a person is said to be a lawyer if he is having the certificate of bar of council, like he should be a member of bar of council, that's why we can say he is a lawyer। so management के लिए हम manager अगर appoint करेंगे then he should be we can apply some criteria that he should be an MBA in finance, अगर हमें finance में चाहिए, marketing में चाहिए, that's why we can say that it should be under a professional association। code of conduct, हर एक प्रोफेशनल्स का हमें पता है कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसके रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स का, जैसे लॉयर्स का बार ऑफ काउंसिल का एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा, ठीक है जी, सीए का आईसीआई का कोड ऑफ कंडक्ट होगा, सीएस का आईसीएसआई का कोड ऑफ कंडक्ट होगा। सो दैट्स व्हाई ऐसे ही मैनेजमेंट का भी अपना एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है जिसमें मैनेजर को चलना पड़ता है। सर्विस मोटिव, हर एक मैनेजर का एक ही मोटिव है सर्विस का, दैट इज व्हाई द बेसिक मोटिव ऑफ ईच प्रोफेशनल इज टू रेंडर कमिटेड सर्विस टू द सोसाइटी। इस वजह से हम कह सकते हैं इट इज अ प्रोफेशन। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन जैसे करेंगे, लाइक प्रोफेशन मैनेजमेंट हैज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज इट्स ओन प्रिंसिपल्स व्हिच आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। वैसे सेम एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट पॉइंट तो सेम है हमारा। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या होगा, इन मैनेजमेंट नो सच रिस्ट्रिक्शन इज देयर फॉर मैनेजर्स टू क्लियर एन एग्जामिनेशन ऑफ होल्ड अ डिग्री। हाउएवर दीस डेज मोर एंड मोर पीपल आर अपॉइंटेड फॉर मैनेजरियल पोस्ट हु पोजेस मैनेजमेंट डिग्रीज। वैसे कोई बेसिक क्राइटेरिया नहीं है, बट आजकल के सिनेरियो में हमारा एक्सपीरियंस के साथ साथ हमारी डिग्रीज भी मैटर करती हैं, तो हम प्रेफर करेंगे कि ही शुड बी अ डिग्री इन अ मैनेजमेंट, ही शुड हैव अ डिग्री ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज एमबीए इन मैनेजमेंट। No such rules and regulations are framed to guide the managers through a code of conduct, but CSR and ethical business practices prescribe the ways of conducting business today। हम बाकी के जैसे लॉयर्स का बार ऑफ काउंसिल है, एमबीए का कोई कोड ऑफ कंडक्ट पीछे से नहीं है, बट जो बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स है वो सभी के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए हैं, वो फॉलो करेगा एक प्रोफेशनल। मेंबरशिप टू अ प्रोफेशनल एसोसिएशन लाइक एआईएमए इज नॉट मैंडेटरी फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि यू शुड बी अ मेंबर, कोई ये इसकी कोई काउंसिल या स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। एक बंदा एमबीए नॉर्मल डिग्री से कर रहा है, बट उसका ये होगा
कि उसको अगर मेंबर नहीं है बट उसको फिर भी जो उसने सीखा, जो उसने प्रिंसिपल सीखे उसको अच्छे से अप्लाई करे, ठीक है। ऑल मैनेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट शुड बी इन अ सर्विस मोटिव, राइट। सो हमारा प्रोफेशन भी हो गया। कंक्लूजन क्या, लास्ट में कंक्लूजन क्या होगा सभी चीजों में, ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टडीज इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन आल्सो, ठीक है। thus it should be considered that it is not a full fledged profession but only a developing profession, कि कुछ हमें बीच में मिलते हैं पॉइंट्स जो हमें प्रोफेशन भी डिनोट करते हैं, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन आल्सो। सो हमारा आज हमने डिटेल में डिस्कस करा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है कि नियर अबाउट हम अगर रेटिंग्स देना कि 10 में से कितने में अगर रेटिंग दें कि ये चांसेस हैं इसके आने के, तो नियर अबाउट 8 to 9, ठीक है। ये आता ही आता है, आपको मिलेगा, चाहे आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मिले डिस्क्राइब मैनेजमेंट साइंस, अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आए तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं, एक एक लाइन हम हेडिंग्स नहीं लिखेंगे, दो लाइन सीधी एक्सप्लेन कर देंगे ये दैट्स व्हाई देयर वी कैन से दैट। अगर बड़ा आ जाए तो खुले आप लिख सकते हो, कोई बाहर ही नहीं है आपकी, ठीक है जी। तो प्लीज राइट डाउन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक बेस है मैनेजमेंट का क्या है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आज की क्लास है ना, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ना मैनेजमेंट का, नियर अबाउट हमें बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी पेपर में। सो इसको प्लीज ध्यान से समझो। अगर आपका बेस बन जाएगा ना तो आगे आने वाले चैप्टर्स बहुत इजी लगेंगे। पहले चैप्टर के ऊपर ही सारा कुछ बेस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है जी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स कौन कौन से होते हैं हमें तो पता है। टॉप लेवल, मीडियम लेवल, we can say middle level, and that is last is operative level। ठीक है जी, 3 तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड ऑपरेटिव। हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं और उस डायग्राम पे ये सब कुछ बेस्ड है। डायग्राम कर जाओगे तो खुद लिख लोगे। ठीक है, अब इसमें एक तो हम इसको तीन, ये हमारा मैनेजमेंट, हमारा ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो दिस इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम इसको, इसका एक और नाम है मैनेजमेंट हायरार्की। मैनेजमेंट हायरार्की। अब इसमें ये हमारा मान लो 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये टॉप लेवल है जी, ये हमारा मिडिल लेवल है, और ये लास्ट हमारा ऑपरेटिव लेवल है। नाम से पता है टॉप लेवल में क्या क्या आएगा। एक ऑर्गेनाइजेशन कंपनी में सबसे टॉप पे कौन होता है, सीईओ, एमडी, राइट। और इसलिए आएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यहां पे आ जाएंगे सीईओ, एमडी, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट।
etc. Those are who are the owner of the any sort of business that covers in top level. अब मिडिल लेवल में क्या होगा, जैसे नीचे इन्होंने अपनी पावर्स आगे डेलीगेट करी हैं, फाइनेंस मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शनल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, एक्सेट्रा. ठीक है. लास्ट इज सुपरवाइजर, एंड फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, सेक्शन ऑफिसर, एक्सेट्रा. हायरार्की में क्या आएगा, टॉप, मिडिल एंड ऑपरेटिव. टॉप में कौन, जो ऑनर है, मेन कौन ऑनर है, कंपनी के केस में सीईओ, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट. अब मिडिल लेवल में कौन सी है, मतलब हम ऑनर इस पे आप पे लेंगे कि जो कि जिनके पास पावर्स सबसे ज्यादा है, ऊपर से नीचे आएगा, सबसे ज्यादा पावर जिनके पास है, ये आगे अपनी पावर डेलीगेट कर रहे हैं मिडिल लेवल में, ये उसके आगे थोड़ी सी डेलीगेट कर रहे हैं सुपरवाइजर, फोरमैन, क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड हायरार्की है. ठीक है. इनको अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी पड़ेंगी, अथॉरिटीज डेलीगेट करनी पड़ेंगी एक मैनेजमेंट में. सो वी कैन से टॉप लेवल में क्या है, इनका रोल क्या होगा, हम नॉर्मल सोचते हैं अपना करते हैं मैनेजमेंट. टॉप लेवल का क्या रोल होगा, डिसीजन मेकिंग. ठीक है जी, बड़े बड़े डिसीजंस लेना, प्लान करना, अपने कैसे गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को बनाना, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है. ठीक है. अपनी अथॉरिटीज को डेलीगेट करना, यही सारे इसके हमारे मेन मोटिव है. डिसीजंस लेने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के, क्या करना क्या नहीं. सो हमारा इसके रोल फंक्शंस क्या होंगे, टू एनालाइज, इवैल्यूएट एंड डील विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, टू डिटरमाइन the objectives and policies of the business, to strive for welfare and survival of business, to create an organizational framework consisting of authority, responsibility, relationship. ठीक है जी, लग गया समझ. अब फाइनेंस इनका क्या होगा, इनका होगा जी टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट. मीन टू से हमने पहले इसका पता करा कि इसके क्या फंक्शंस हैं, और इन फंक्शंस को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम मिडिल लेवल में. क्या, जो उसने ऑब्जेक्टिव्स लिखे उसको इंटरप्रेट करेंगे ये मैनेजर्स की, क्या मतलब क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, क्या चाहते हैं हमसे, उसको इंटरप्रेट करेंगे. टू असाइन ड्यूटीज टू लोअर लेवल. फिर उसको इंटरप्रेट करने के बाद वो प्लान्स बनाएंगे कि कैसे अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने लोअर लेवल को देनी है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो उनको ऊपर से आया है. ठीक है. To select and appoint employees for middle and supervisory level and evaluate their performance, to cooperate with other departments for smooth functioning. ठीक है, हमारा ये भी हो गया. थर्ड वन इज लास्ट, ऑपरेशनल. हमारा क्या है, जो ऊपर से हमारे ऑर्डर्स आए उसको ऑपरेट करना. क्या ऑपरेट करना, टू प्लान एंड एग्जीक्यूट डे टू डे ऑपरेशंस, रोज के ऑपरेशंस. टू सुपरवाइज एंड कंट्रोल द वर्कर्स. हमारे जो वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइजर का क्या काम है, वर्कर्स को कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना कि काम ठीक से चल रहा है कि नहीं. टू अरेंज मटेरियल्स एंड टूल्स टू स्टार्ट द प्रोसेस. टू रिप्रेजेंट वर्कर्स ग्रीवेंसेस एंड सजेशंस बिफोर द मैनेजमेंट एंड इंश्योर सेफ एंड प्रॉपर वर्किंग कंडीशन इन द फैक्ट्री. हम अगर नॉर्मल वे में बोले, सबसे इजी काम इसका, इजी काम इनटू से इन्होंने अपने प्लान, अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने सब कुछ बना के एक पेपर फॉर्म में इसको दे दिया नीचे मिडिल लेवल को कि आप देखो हमारे तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के, हमारा बिजनेस, हमें ये चाहिए महीने के अंदर अंदर आपसे. ये अपनी अथॉरिटी इसको दे रहे हैं और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अकाउंटेबल है इसको. ठीक है. मिडिल लेवल अकाउंटेबल है, टॉप लेवल को जवाब, अकाउंटेबल मींस जवाबदेही. इसको जवाब देना पड़ेगा कि कैसे रिकॉर्ड्स कैसे फुलफिल हुए हैं कि नहीं, जो आपने हमें काम दिया था. और इसके बाद ये इसको काम देगा ये काम फुलफिल करने के लिए. सो ये रिस्पॉन्सिबल है अपने वर्क को लेकर मिडल के, और मिडल रिस्पॉन्सिबल है आगे टॉप को. टॉप ने मिडल को बोलना है कि काम क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, और मिडल ने नीचे बोलना कि क्यों नहीं हुआ. ठीक है जी. सो ये हमारा हायरार्की मैनेजमेंट में चलता आ रहा है. सो ये आप प्लीज डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और एग्जाम में आप डायग्राम भी एक पेंसिल से अच्छे नीट एंड क्लीन वे से अगर आप छोटी सी ये डायग्राम बना दोगे, एक गुड इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे. ओके, प्लीज राइट डाउन.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी, कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक बात याद रखना, लाइफ में जब भी आपको क्वेश्चन कोई फंक्शंस का है या आपको क्वेश्चन है प्रोसेस, तो आपको ना इसमें एक दिक्कत होती है कि लाइन वाइज पॉइंट्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, लाइन वाइज पॉइंट्स याद करने ही पड़ते हैं, हम शफल नहीं कर सकते। और फंक्शंस में भी ये सीन है कि हम शफल नहीं कर सकते, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट लाइफ। और फंक्शंस में 5 तरीके के हमारे फंक्शंस होते हैं। क्या? पहला फंक्शन हम डायग्राम फॉर्म में ही कर लेते हैं, प्लानिंग। सबसे पहले मैनेजमेंट में होता है प्लान। फिर सेकंड होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जो प्लान बना उसके बाद ऑर्गेनाइज करना। फिर हमारा होता है स्टाफिंग, स्टाफिंग बताते हैं अपॉइंट करना अपनी पोस्ट पे। ठीक है जी। फिर हमारा नेक्स्ट है डायरेक्टिंग, एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। हमारा पहला है प्लानिंग। प्लान मीन्स टू डिसाइड हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। हम एक रॉ फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहला हमारा बेसिक स्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, हम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्लान बनाना पड़ेगा। प्लान मीन्स हमें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव कैसे करना है, किस टेक्निक से हम अचीव कर सकते हैं, हमें क्या स्टेप्स लेने हैं, तो प्लान। ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज मीन्स कि प्लान तो बना लिया, हम उस प्लान में जो वर्क है उसको कैसे डिवाइड करेंगे ऑर्गेनाइज तरीके से, ताकि हमें आउटपुट अच्छी मिल पाए। तो ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट में बांट दिया। स्टाफिंग का मतलब है स्टाफ, हमें स्टाफ अपॉइंट करना है। कैसे अपॉइंट करेंगे? ऑर्गेनाइज कर लिया। ठीक है जी। अब हमें काम का बर्डन है, काम निकलवाना किनसे है? स्टाफ से। स्टाफिंग करनी पड़ेगी अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो, मतलब एम्प्लॉय हमें करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को लाना पड़ेगा। ठीक है जी। इंटरव्यूज वगैरह कंडक्ट करके हमें पोजीशंस को, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, खाली पोजीशंस है, उनको फिल करना पड़ेगा, ताकि हमारा काम हमें नीड है वर्कर्स की तो हम उनसे काम ले पाए। तो दैट इज लास्ट इज डायरेक्टिंग। अब स्टाफ भी हमारा प्रॉपर है। सबसे पहले प्लान बना लिया, फिर उसको ऑर्गेनाइज तरीके से हमने बांटा कैसे काम होगा। स्टाफ हमने अपॉइंट कर लिया, स्टाफ अपना एम्प्लॉयज वगैरह वर्कर, सफिशिएंट नंबर ऑफ हमारे पास वर्कर्स और सब कुछ है। फिर अब हम डायरेक्ट करेंगे वर्कर्स को कि ऐसे 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 काम होना चाहिए और इस टाइम पीरियड तक काम होना चाहिए, जैसे मर्जी होती है तो डायरेक्ट करेंगे। ठीक है। और डायरेक्ट करने का काम तो वैसे सुपरवाइजर्स का होता है, राइट। फिर कंट्रोल करेंगे। लास्ट इज कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल मींस डायरेक्ट कर दिया, वर्कर्स काम ही नहीं कर रहे, वर्कर्स आ रहे हैं अपना खा पी रहे हैं और जा रहे हैं, मुफ्त की सैलरीज ले रहे हैं। हम कंट्रोल करेंगे डे टू डे वर्क की काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है। कंट्रोल करना पड़ेगा और जो हमें लगेगा उसको निकालना पड़ेगा, उसको नए को अपॉइंट करना पड़ेगा। सो कंट्रोलिंग इज मस्ट। सो दीज आर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन, हाउ एंड बाय whom। हम एडवांस में हमें प्लान करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या करना है, कैसे करना है, किसको करना है। ठीक है जी। क्या, कैसे, किसको। और इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर पोजीशन दैट द मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव। ये गैप एक हमारा करेगा जो हमें प्रेजेंट, हमारा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट में है और फ्यूचर में हमें क्या चाहिए उससे, तो ये गैप को ब्रिज करेगा, मीन से गैप को फुलफिल करेगा। इट कैन नॉट प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बट कैन प्रिडिक्ट देम एंड रिड्यूस देयर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। हम अगर प्लानिंग से चलेंगे ना, हम फोरकास्ट तो नहीं कर सकते कि कल को क्या हो जाएगा, बट हम
इतना तो कर सकते हैं, अगर कल को हो जाएगा तो उसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है। सो ये हमारा प्लानिंग है। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, establishing authority and allocating resources required to carry out specific plan, ठीक है। The organizing functions results in creation of an organizational structure. प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग हम अपना करेंगे, असाइन ड्यूटीज करेंगे, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज, राइट, समझ लग गया। स्टाफिंग, स्टाफिंग में क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन विद एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्संस। हम स्टाफ को अपॉइंट करेंगे जो एडिक्वेट और क्वालिफाइड है, हमारे वर्क के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। दिस इज आल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन एज इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग। ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ही होता है रिक्रूटमेंट करने का। सो डायरेक्टिंग, दिस फंक्शन इज रिलेटेड विद लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, गाइडिंग, सुपरवाइजिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ प्लान टारगेट्स। हम लीड करेंगे, ठीक है, इन्फ्लुएंस करेंगे, गाइड करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मोटिवेट करेंगे ताकि अटेन कर सके वो प्लान टारगेट्स। इट इज आल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एज इट इज कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये एग्जीक्यूट होता है डायरेक्टिंग में, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने हमें प्लान्स वगैरह दिया है वो डायरेक्टिंग में एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहले तो स्टाफ अपॉइंट होगा, स्टाफ अपॉइंट करने के बाद प्लान्स को एग्जीक्यूट डायरेक्टिंग में होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, कंट्रोल। कंट्रोल मींस एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द टारगेट सेट। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस इफ एनी डेविएशन इज फाउंड। जो हम कंट्रोल में क्या करेंगे, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या, हमारा जो आउटपुट आया वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आया, अगर नहीं आया तो उसको स्टैंडर्ड्स में लाने के लिए हमें क्या एक्शन लेना पड़ेगा, वो चीज होगी कंट्रोलिंग में। सो हमारे 5 है फंक्शंस और इसको एक लाइन वाइज ही लिखना है। अब एक फंक्शन हमने कह सकते हैं एक सेपरेट, जब अगर आया फंक्शंस, फंक्शन में 5 फंक्शंस लिख के फिर लास्ट में लिख देंगे हम कोऑर्डिनेशन। सिंपल टर्म में कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ स्पेसिफिक सिंगल टर्म, इट इज नॉट हैविंग अ सिंगल मीनिंग। कोऑर्डिनेशन होता है कि जो हमारे ऑलरेडी चीजें हम कर रहे हैं वो क्या कोऑर्डिनेट हो रही हैं, वो क्या प्रॉपरली मैनेज हो रही हैं, ताकि स्मूथ फ्लो चल रहा है, किसी चीज में बैरियर तो नहीं आ रहा, तो वो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। सो इट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, वी कैन से इट इज अ लाइक अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट, सो दैट it ensures that the functions of management are running properly. Okay, so we can say that coordination का मतलब क्या, definition पढ़ते हैं। Coordination as per MC Farland, coordination is the process whereby an executive develops an orderly pattern of group efforts among his coordinates and secures unity of action in the pursuit of common purpose. Characteristics क्या है coordination के, integrates group efforts, coordination is always required where a group of people work toward a common goal. It binds all diverse interests into a purposeful work activity to attain the organizational goal. Ensures unity of action, unity of action ensure करता है जी। The purpose of coordination is to unite the efforts of every individual, department and levels for the realization of common organizational goals. It leads to action of all in one common direction. और unity of continuous process है। Coordination is not a never-ending process. Coordination is a continuous process. हर हमेशा हमें coordinate तो करना ही पड़ेगा। Coordination is a continuous process है और pervasive. Coordination is pervasive as it is required at all levels. Pervasive का मतलब होता है कि मतलब इट इज रिक्वायर्ड, हर एक जगह पे हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, चाहे वो इसमें प्लानिंग सही से हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन चाहे ये सारी चीजें सही से हो रही है, हर जगह में कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो इट इज परवेसिव एंड इट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेट। इट इज एप्लीकेबल इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेदर इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल। सो वी कैन से परवेसिव का इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट इज यूनिवर्सल, राइट, कि हमें हेयर एक और टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट। सो अब इसके बाद
नेक्स्ट है डेलिबरेट फंक्शन. कोऑर्डिनेशन डज नॉट एस्टैब्लिश इटसेल्फ, रादर इट इज डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय मैनेजर्स by directing the efforts of individuals working under his guidance. Deliberate function है जी कि मतलब हम अपनी मर्जी से, मीन टू से इट इज नॉट अ कंपल्सरी. अगर हम फंक्शन मेंटेन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ कंपल्सरी. अगर हो सकता है काम तो क्या पता ऑलरेडी ये एक प्रिवेंटिव एक्शन होता है कि क्या इंश्योर करने के लिए क्या सारा काम ठीक से जा रहा है कि नहीं. ठीक है. सो इट इज अ डेलिबरेट फंक्शन. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. Coordination is the responsibility of all managers. The top level managers need to coordinate with the middle level, while the middle level managers have to coordinate with the top and supervisory level. टॉप लेवल मैनेजमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा. जैसे मैंने बोला, टॉप लेवल किससे पूछेगा कि काम ठीक जा रहा है कि नहीं? मिडिल लेवल से. मिडिल किससे पूछेगा? ऑपरेटिव लेवल से. सो ऑपरेटिव किससे पूछेगा? मिडिल और टॉप से. सो ऐसा ही चलेगा हायरार्की. इसलिए पहले हायरार्की कर दिया, उसके ऊपर ही बेसिस है सारा चीज. तो हम हाँ, अब एक क्वेश्चन स्टेटमेंट आ सकती है आपको क्वेश्चन में. कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस, जैसे मैंने वर्ड यूज करा था अभी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कमेंट. क्वेश्चन आ गया जी. कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कमेंट. एसेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे मैंने बोला, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. सो वी कैन से कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर. thus we can say coordination is the essence of management. सिंपल सी बात है. कोऑर्डिनेशन एसेंस कैसे है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन हमें हर फंक्शन में चाहिए. प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी चाहिए, स्टाफिंग में भी चाहिए, डायरेक्टिंग में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए, और हर एक लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी चाहिए. दैट इज टॉप में भी चाहिए, मिडिल में भी चाहिए, ऑपरेटिव में भी चाहिए. सो कोऑर्डिनेशन इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन हम साथ में लिख देंगे. कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्रोथ इन साइज. ठीक है. फंक्शनल डिफरेंशिएशन, स्पेशलाइजेशन. क्यों? ग्रोथ इन साइज. अगर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, काफी सारे एम्प्लॉइज हैं, सो सभी एम्प्लॉइज को कोऑर्डिनेट करना तो हमारा बनता है ना, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे. सो ग्रोथ इन साइज में हमारा, अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट है. फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अगर हमारे काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं तो हमें कोऑर्डिनेशन मस्ट है कि होनी चाहिए. Specialization. In modern business, every individual concentrates on one type of work throughout his career. Specialists usually thinks they are qualified, perfect, able to judge the situation, and not interested in taking or listening to advice from others. Thus, in this situation, the unity of action of the specialist. कई बार होता है, हर एक जो कंट्रोलिंग आज की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हर एक काम के लिए ना एक स्पेशलाइज्ड पर्सन अपॉइंट होता है, और वो स्पेशलाइज्ड पर्सन कहता है कि मैं स्पेशलिस्ट हूं और मैं किसी की नहीं सुनूंगा. आई विल नॉट लिसन टू एनीबडी बिकॉज आई एम द स्पेशलिस्ट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. सो वो किसी की सुनेगा नहीं, वो किसी की गाइडेंस लेगा नहीं, बट इसलिए हमें उसकी कोऑर्डिनेशन तो चाहिए कि क्या वो काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या उसको अच्छे से आगे से आउटपुट मिल रहा है, क्या उसको अच्छे से वो आगे समझा पा रहा है, क्या वर्क फ्लो स्मूथ चल पा रहा है. So that's why specialization सिनेरियो में भी हमें कोऑर्डिनेशन मस्ट है. अब ये हमारा इट कंप्लीट्स आवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. सो हमारा बहुत एग्जॉस्टिव लेक्चर था ये, जो कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए. पहला चैप्टर ही बेस है हमारे सारी मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज में ना. आप अगर पहला चैप्टर अच्छे से कर दोगे ना, आने वाले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें देखने को बार बार मिलेंगी. सो प्लीज इस कंसेप्ट को अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले लेक्चर्स में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत ना हो, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हो. सो प्लीज राइट डाउन दिस चार्ट.
एक ना छोटा सा आपको बताता हूं, जैसे 21st सेंचुरी जा रही है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी। With greater improvements in technology and means of communications, difference between nations have vanished, leading to the emergence of world as a global village. Therefore, there is a rapid expansion of international intellectual. Consequently, modern organizations must be managed in a global perspective to take up emerging challenges of the global economy effectively. सिंपल सी बात है, हम एक बात करते हैं 21st सेंचुरी में क्या है। जैसे हमें पता है ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मीन टू से बाहर की कंपनीज आ रही हैं, हम बाहर काम कर रहे हैं, तो हमें एक मैनेजमेंट अगर अच्छी होगी तो हमारा वर्क फ्लो, वर्क बर्डन भी हमारा ज्यादा है, तो एक सिस्टमेटिक वे से हमारा काम चलता रहेगा और हम लॉन्ग रन में अपना बिजनेस को इस्टेब्लिश और मेंटेन रख सकते हैं, राइट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे मुताबिक ना ये तो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये बस समझने के लिए था, ये पेपर में नहीं आने वाला आपके, बिल्कुल भी। ये तो वैसे ही एक छोटा सा था, बिकॉज माई ओपिनियन इज नॉट टू एनी टॉपिक शुड नॉट बी लेफ्ट इन योर सिलेबस, राइट। अगर बुक में लिखा है छोटा सा पॉइंट तो आप एक दो क्वेश्चन में आ भी जाएगा, तो आप लिखने 3-4 लाइंस लिखने के लिए कैपेबल इनफ होने चाहिए। मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी में यही है कि अगर आप मैनेजमेंट आज के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, बाहर की कंपनी यहाँ आ रही है और हमें प्रॉपरली मैनेज करने के लिए, हमें प्रॉपरली काम करने के लिए, वर्क बर्डन को कॉम्पिटिटिव बिजनेस में स्टेबल रहने के लिए हमें मैनेजमेंट टेक्निक्स और टूल्स का एप्लीकेशन लेना पड़ेगा ताकि हम कंपीट कर सके अपने ये ग्लोबल सिनेरियो में। सो this completes our exhaustive lecture in our first chapter, that is nature and significance of management. I hope कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैनेजमेंट तकरीबन हमने क्या क्या किया था अपने प्रीवियस लेक्चर से लेकर अब तक। पहले हमने किया डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर ऑफ मैनेजमेंट तो आज किया, प्रीवियस क्लास में किया था हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फिर हमने किया था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने साथ में करी थी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है जी। और हमने टॉपिक करा था मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट, एक्सप्लेन। सो आज हमने डिटेल में करा जिसको हम कहते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, आर्ट है, प्रोफेशन है। सो हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। बट पेपर में आया, नॉर्मली क्वेश्चन आता है मैनेजमेंट इज अ साइंस और एन आर्ट, एक्सप्लेन। Or we can say management is both science as well as an art, discuss. So हम फिर वहां पे साइंस और आर्ट के पॉइंट्स लिख के अपनी वर्डिंग दे देंगे कंक्लूजन। सो उसके बाद हमने करा नेचर के बाद हमने करा हायरार्की, दैट इज हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। सो हमने फिर आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है जी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। आगे हमने करा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सो हमने 5 फंक्शंस करे। फिर कोऑर्डिनेशन करा, कोऑर्डिनेशन क्या है, इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब हमने लास्ट में करा मैनेजमेंट इन 21st सेंचुरी, कि कैसे मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। सो एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया अपनी इस क्लास में। सो thank you so much for watching our video, and if you didn't subscribe yet, so please subscribe our channel, like, share and comment on our video. Till then, thank you, bye bye.